नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में। इसके अलावा नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक का सफ़र नरेंद्र मोदी ने कैसे तय किया, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पहले साथियों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। इस बार गीतकार गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को इसे देने का फैसला लिया गया है। ज्ञानपीठ चयन समिति द्वारा दोनों ही हस्तियों को इस बार के लिए पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। एक तरफ गुलजार बॉलीवुड के मशहूर गीतकार हैं तो वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य चर्चित कथावाचक हैं। अब जिस सम्मान से इन दो महान हस्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा वो कई साल पुराना है। साथियों, 1961 में कई भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत की गई थी। भाषा के क्षेत्र में इस अवार्ड को काफ़ी मान्यता प्राप्त है और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही इससे नवाजा जाता है। इस बार साथियों, चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख रामभद्राचार्य को ये सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें कई भाषाओं का अपार ज्ञान है। बताया जाता है कि वे 22 से ज़्यादा भाषाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वहीं 100 से ज़्यादा किताबें भी लिख चुके हैं। संस्कृत भाषा पर भी उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है और कई ग्रंथ उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है। साल 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा गुलजार जी के बारे में बात करते हैं। गुलजार की बात अगर की जाए तो उन्होंने भी फिल्मी इंडस्ट्री और संगीत के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्हें बतौर फिल्म निर्देशक, गीतकार, संवाद और पटकथा लेखक के रूप में पहचान मिली हुई है। साल 2017 की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के लिए उन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है। उन्हें मौसम, आंधी, नमकीन और कोशिश जैसी फिल्मों की वजह से भी ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली है। तो यह हुआ साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के महान हस्तियों के बारे में जिन्हें देने का ऐलान किया गया है। अब हम लोग आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक का सफ़र नरेंद्र मोदी ने कैसे तय किया। दोस्तों, 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार की गूंज के बीच श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तो बिल्कुल साफ था कि वो अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। भारत में बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी ये छवि बहुत सोच समझकर गढ़ी है। ये एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। इसका मकसद आबादी के उस बड़े तबके से जुड़ाव बनाना है जो उनके हिंदू राष्ट्रवाद को बहुत पसंद करती है। आप सभी को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रवाद के लिए ही जानी जाती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने इसी हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर के कहीं ना कहीं अपना जो ब्रांड मोदी तक का सफ़र है उसे तय किया है, क्योंकि उन्हें पता है इस भारत में करोड़ों हिंदुस्तानी रहते हैं तो इन्हें लेकर चलना ही हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और हमारे देश के हित में यह बात हो सकती है। टीवी पर लाइव दिखाए गए इस धार्मिक समारोह को उनके आलोचकों और विपक्षी दलों ने हिंदू मतदाताओं को रिझाने की कोशिश ऐसा कहा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के सम्मिलित ये परिश्रम का ही देन है कि 500 साल से राम मंदिर जो अटका हुआ था उसका निर्माण हुआ और भव्य स्वागत भी हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और तमाम उन करोड़ों देशवासियों को भी आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर एक तरफा और एक मजबूत सरकार बनाने में मदद किया था। दोस्तों, बहुत जल्द ही भारत के करीब 90 करोड़ मतदाता आम चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में जीत दिलाई है। सिर्फ और सिर्फ इनका फेस वैल्यू ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाना के लिए यूज़ किया गया है। उन्हें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है हर एक चुनाव में। आखिर क्या वजह है कि मोदी इतने लोकप्रिय और कामयाब हैं?
जबकि उनकी राजनीति को कई लोग धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला भी मानते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक ये मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे गर्व भरा लम्हा वो था जब पिछले साल जून में उन्होंने व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया था। अमेरिकी संसद के संयुक्त सदन में उनके भाषण के दौरान बार बार तालियां बजाई जा रही थी। यह सम्मान उनके लिए निश्चित रूप से निजी जीत जैसा था, क्योंकि गुजरात के दंगों के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में इसी अमेरिका ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। साथियों, यह पल जो ऐसा आता है तो काफ़ी गौरवान्वित वाला पल होता है। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे, कोई आपको सम्मेलन में न बुलाने का प्रयास करे और अचानक से वही लोग आपको एक प्यार की नज़र से देखने लगे तथा अपने सम्मेलन में अगर बुलाने लगे तो वो पल काफ़ी गौरवान्वित वाला होता है। मोदी के समर्थकों ने देखा कि अमेरिका में मोदी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उनके जोरदार स्वागत ने दुनिया को दिखा दिया कि कभी बहिष्कृत रहे मोदी को पश्चिमी देश अब सलाम ही नहीं बल्कि कई ऐसे नवाजो ये पुरस्कारों से भी नवाज रहे हैं जिन्हें किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि को नहीं मिला है। दोस्तों, पीएम मोदी को दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साथियों, अभी हाल ही में इन्हें कई पुरस्कारों से, कई देश के बड़े बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पीएम को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी अपने देश के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से भी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मई में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को 2019 में मालदीव की ओर से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से नवाजा गया था। इनको कई ऐसे अवार्ड दिए गए हैं जो अब तक विश्व के किसी भी इकलौते व्यक्ति को नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि कतर, दुबई, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जापान, कई देशों ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2019 में रूस की ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यही नहीं, 2016 में अफगानिस्तान की ओर से भी गाजी अमीर अमनुल्लाह खान का राज्य आदेश और 2016 में सऊदी अरब द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश दिया गया था। इन्हें बहुत सारे ऐसे अवार्डों से सम्मानित किया गया था जो अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है। आज यह सम्मान उनके लिए निश्चित रूप से निजी जीत जैसा है, क्योंकि गुजरात के दंगों के बाद मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में इसी अमेरिका ने उन्हें प्रवेश करके पूरे विश्व में उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की थी। मोदी पर चर्चित किताब मोदीज इंडिया लिख चुके फ्रांस के प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफ्रोलो कहते हैं कि पश्चिमी देशों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मिलीजुली राय है। आगे उन्होंने कहा कि जब पिछले साल जुलाई में वे फ्रांस के दौरे पर आए थे तो उनको लेकर मिलीजुली राय ही थी। उसी दौरान यूरोपीय संसद ने मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रस्ताव पारित भी किया था, जिसकी भाषा काफ़ी सख्त थी। दूसरी बात, उनको पश्चिमी देशों में जो समर्थन मिल रहा है वो उनकी निजी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि पश्चिमी देश चीन के मुकाबले भारत को खड़ा देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि भारत को पूरे विश्व से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सभी पश्चिमी देशों को पता है कि चाइना को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वह अपना प्यारा भारत ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए वे भारत के सबसे ताकतवर पीएम, तो वहीं कुछ लोगों की नज़र में वो एक निरंकुश नेता भी है। ऐसा मानने वाले लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी है कि उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत की हैसियत काफ़ी बहुत बड़ी है। लेकिन मोदी के आलोचक कहते हैं कि उनकी सरकार ने विरोध की आवाज़ों को दबाकर और मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगाकर भारत के लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर कर दिया है। मोदी के आलोचक कहते हैं कि हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद पर उनका जोर देना भारत की विविधता भरी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, चाहे आप जितने भी अच्छे कार्य अपने देशवासियों के लिए कर ले तो उसमें मुट्ठी भर लोग आपके आलोचक मिल ही जाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी भी कई सम्मेलन में यह कह चुके हैं कि कुछ लोगों को हमारी कठिन फैसले से तकलीफ हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज के लोग, जो अत्यधिक जो लोग हैं, उन्हें हमारे फैसले से काफ़ी खुशी होती होगी। तो मैं
जो गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस इंसान हैं, उन्हीं घरों परिवारों को लेकर के मैं कोई भी फैसला होता है उसे बनाता हूं। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी डे बाय डे और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस बार 2024 के इलेक्शन में देखने योग्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर कितने सीटों से विजयी प्राप्त करती है। बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी खुद को एक ऐसे टेक्नोक्रेट की तरफ पेश करते हैं जिनके कामकाज का तरीका कारोबार, पूंजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला है। वैसे पश्चिमी देशों में भारत के बढ़ते दबदबे की बड़ी वजह भारत का विशाल बाजार होना भी है, क्योंकि भारत में आबादी के मामले में यह अभी चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। और वहीं भारत में युवाओं की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मेहनती लोगों का यहाँ पर कमी नहीं है। और यही कारण है कि पश्चिमी देशों में भारत के बढ़ते दबदबे की सबसे बड़ी वजह भारत का विशाल बाजार का होना भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं। विरोधी हो या समर्थक, मोदी दोनों के बीच उग्र भावनाएं जगाते हैं। उनका संयत और संतुलित विश्लेषण शायद ही कभी देखने को मिलता है। वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो अपने आप को बच्चों की तरह ही ढाल लेते हैं। बुजुर्ग के साथ अगर सम्मेलन करते हैं तो अपने आप को उस बुजुर्ग के हैसियत से ढाल लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने अगर समकक्ष अगर अपने बयान को, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उस बिजनेसमैन के हिसाब से, बिजनेसमैन की हैसियत से अपने आप को आंकते हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी हर एक वर्ग, हर एक तबके में अपने आप को प्रसिद्धता के उस कगार पर लेकर के डे बाय डे चले जा रहे हैं, जिनको हराना अभी भारतीय राजनीति में कोई ऐसे बड़े नेता नज़र नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी करीब 10 सालों से सत्ता में हैं। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब जगह नज़र आते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दुनिया के कई ऐसे सर्वे में दुनिया के कई टॉप लीडर को पछाड़ करके नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है। वो सोशल मीडिया के हर प्रमुख प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रखते हैं। वो सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर अपने आप को रखते हैं। वो रेडियो पर सुनाई देते हैं, टीवी पर भी छाए रहते हैं। हर जगह होर्डिंग और कटआउट में वही दिखते हैं। अगर आप उनके साथ अपनी तस्वीर चाहते हैं तो बहुत से रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट मौजूद हैं। साइट और ऐप भी हैं। शहर के चौराहों, हवाई अड्डों, पेट्रोल पंपों, सरकारी संस्थानों और रेलवे के प्लेटफॉर्म तक हर जगह उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें आपको नजर आ सकती हैं। चप्पे चप्पे पर ऐसी मौजूदगी उनसे पहले किसी और पीएम की कभी नहीं रही और यह उनके पॉपुलैरिटी को ही दर्शाती है, वह उनकी प्रसिद्धता को ही दर्शाती है जो चप्पे चप्पे पर ऐसी मौजूदगी उनकी देखी जाती है। इसके अलावा दिसंबर महीने में उन्होंने अपनी पार्टी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई थी और इस जीत दिलाने में सबसे बड़ा फेस नरेंद्र मोदी का ही रहा था। इन तीनों राज्यों के जो सीएम थे उनका भी फेस वैल्यू काम नहीं आया था और नरेंद्र मोदी को ही आगे रख करके इन तीनों राज्यों में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया। और अब वो अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनावों की तैयारी में भी जुट गए हैं। जब इंडिया गठबंधन अपने सीट शेयरिंग को लेकर के, अपने स्लोगन को लेकर के कन्फ्यूज़ है, तभी से 3 राज्यों में जीतने के बाद से ही नरेंद्र मोदी अपने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बाहर निकल चुके हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उनके विरोधी मोटे तौर पर बिखरे हुए हैं और कई बार आपस में ही भिड़ते नजर आते होंगे। पिछले साल जुलाई में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने आपस में मिलकर विपक्ष की लगभग 2 दर्जन पार्टियों का एक गठबंधन बनाया ताकि सब मिलकर उन्हें चुनौती दे सके। इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और यही कारण था कि वो यही सोच रहे थे कि इस गठबंधन का नाम अगर हम इंडिया रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर वो उसका विरोध करेगी तो वो ये बोल देगी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे इंडिया का भी विरोध कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो इंसान है जो आपका हथियार और आप ही के ऊपर कब चला दे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको याद होगा ये राहुल गांधी, विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने जब उन्हें चौकीदार चोर है का स्लोगन दिया था तो नरेंद्र मोदी ने उनके इसी हथियार को उनके ऊपर ही पलट करके वार किया था, जिसको उन्होंने स्लोगन दिया था कि मैं भी चौकीदार, ऐसा करके। आपको पता होगा कि ट्विटर कैंपेन, सोशल मीडिया इत्यादि तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं भी चौकीदार का पोस्टर, स्लोगन, कई आम लोग भी मैं भी चौकीदार का नारा से राहुल गांधी के उस तरीके को भी विफल कर दिया था। बीजेपी के लिए वे स्टार प्रचारक शुरू से ही रहे हैं। उन्हें अकेले ही काफ़ी माना जाता है। 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर ऐसा दबदबा है कि उनका कोई विरोधी उनकी बराबरी नहीं कर सका। अमेरिका के जाने माने रिसर्च संस्थान प्यू रिसर्च सेंटर के अगस्त 2023 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 में से लगभग 8 लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। इनमें वो 55% लोग भी शामिल हैं जो उन्हें सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा मानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका एक नायक की तरह स्वागत किया था, आप सभी को इसका याद होगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए थे।
इसके अलावा मोदी को लेकर किए गए प्यू रिसर्च के सर्वे में अमेरिका के 37% लोगों की राय उनके बारे में अच्छी नहीं है, जबकि 21% लोग उनके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। वहीं इस सर्वे में शामिल 42% लोगों ने उनके बारे में कोई राय नहीं दी है। इसके अलावा साथियों, भारत में मोदी की लोकप्रियता क्या उनकी अगली चुनाव जीत में तब्दील होगी, यह एक काफ़ी बड़ा सवाल है। टीवी में सर्वे दिखाया जा रहा है, टीवी में यह कहा जा रहा है समाचार न्यूज़ चैनलों पर कि अगर आज चुनाव कर दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 300 साढ़े 300 प्लस वोट मिल सकती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने भी एक स्लोगन दे दिया है, इस बार 370 पार, कहीं कहीं 400 पार भी कहा जा रहा है। असल में लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे 2024 में, तभी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो उन्होंने डिसाइड किया है, निश्चय किया है, उस पर कितना खरे उतरती है। इसके अलावा साथियों, प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफ्रोलो इस आत्मविश्वास को लेकर आगाह करते हैं तथा वह कहते हैं कि कोई भी लोकप्रिय नेता अजय नहीं है, और तर्क देते हैं कि बोल्सोनारो चुनाव हार गए। ब्राज़ील में जो चुनाव हुआ था बोल्सोनारो, उनकी भी काफ़ी दबदबा थी ब्राज़ील में, लेकिन वो चुनाव हार गए। ट्रंप चुनाव हार गए। अगर गरीबी बढ़ती है, असमानता में इजाफा होता है, तब लोग शायद ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें सरकार बदलने की ज़रूरत है। ये किसी भी लोकतंत्र का बुनियादी वसूल होता है। इसे जवाबदेही कहते हैं। कोई भी नेता हमेशा जवाबदेही से परे नहीं हो सकता, या अगर कहीं कोई नेता जवाबदेही से परे है तो इसका मतलब है कि वह लोकतंत्र नहीं है। वह लोकतंत्र नहीं है कहने का मतलब कि उस देश में लोकतंत्र नहीं है। इस समय कोई भी नेता इतना मजबूत नहीं दिखता जो उनकी लोकप्रियता के लिए खतरा बन सके। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, बिहार के रहने वाले प्रशांत किशोर, जिनको पीके के नाम से भी जाना जाता है, उनकी अजय छवि की वजह विपक्ष का कमजोर होना है, ऐसा वह कहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और वो शायद पीएम मोदी को चुनौती देने वाले विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी के कई ऐसे घर के लोग कांग्रेस पार्टी को कई 70 सालों से लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में उनके घर का एक वारिस ही है जो नरेंद्र मोदी को काफ़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन बड़े बड़े राजनीतिकार, विश्लेषककार इत्यादि यह कहते हैं कि राहुल में अभी वो बात नहीं है जो नरेंद्र मोदी जैसे बड़े विशाल छवि को टक्कर दे सके। पीएम मोदी को चुनौती देने वाले विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे भी राहुल गांधी को ही देखा जाता है। 2 आम चुनावों और कई विधानसभा चुनावों में पहले ही उनके हाथों पराजित हो चुके हैं। यानी नरेंद्र मोदी के हाथों राहुल गांधी पहले ही कई बार पराजित हो चुके हैं, मगर वो अब तक सियासी तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा पाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में उनकी पार्टी को चुनावी जीत मिली थी कांग्रेस की, लेकिन फिर भी वो अपना छवि पूरे भारत में अभी भी बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। ब्रांड बिल्डिंग में संतोष देसाई एक जाना माना नाम है, आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं कि पीएम को चुनौती देने के मामले में राहुल गांधी ईमानदार हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है, लेकिन राहुल में वो बात नहीं दिखती जिससे वो जनता से स्वाभाविक रूप से जुड़ सके। उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कुदरती तौर पर जनता से जुड़ नहीं पाते। उनका अभी जो यात्रा पिछले महीनों में किए हुए हैं, उस यात्रा का भी कोई काफ़ी असर देखने को नहीं मिला है। उस यात्रा के बीच ही 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपना राज्य गंवाया था। हालांकि विश्लेषक कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए गांवों और कस्बों में आम लोगों से जोड़ने की कोशिश की थी और बड़ी हद तक कामयाबी भी पाए थे। बीजेपी उनकी यात्रा को राहुल गांधी का एक बार फिर से लॉन्च करने का रोड शो कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इससे उनकी छवि बेहतर हुई है। 14 जनवरी को राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू की। उनकी ये यात्रा पिछली वाली से ज़्यादा दूरी तय करेगी और ये माना जा रहा है कि उन्हें इस यात्रा के जरिए आम चुनावों से ठीक पहले जनता से जुड़ने का काफ़ी मौका मिलेगा। दोस्तों, 5 साल पहले हुए आम चुनावों के बाद दिल्ली के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में पता चला था कि अगर मोदी अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते तो 1/3 मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को आगे ला करके हर एक चुनावों में प्रचार और उनका फेस वैल्यू को दिखला करके भारतीय जनता पार्टी अपने इस पूरे भारत में अपना परचम लहराए हुए है। भारत जैसे देश में जहां सियासती में कामयाबी अक्सर पारिवारिक रिश्तों की वजह से मिलती है, वहां उनके सेल्फ मेड होने की छवि मतदाताओं को खूब लुभाती है। वो उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वे एक गरीब परिवार से आते हैं और यही कारण है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी एक बहन का कुछ महीना पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक चाय की दुकान चलाती हुई नजर आ रही है। ये लोग अपने बल पे इस भारतीय राजनीति में अपना छवि बनाए हुए हैं। इनके घर से किसी भी ऐसे लोग पार्टी या राजनीति में नहीं थे जिनका हाथ पकड़कर ये चला हो। इन्होंने अपने सेल्फ मेड से यानी खुद से खुद को भारतीय राजनीति में की छवि में बनाया है। उनकी शुरुआती जिंदगी ऐसी नहीं थी जो भविष्य में उनकी राजनीतिक सफलता के संकेत देती। युवा अवस्था में वे अपने गृह राज्य गुजरात में पार्टी के एक मामूली से कार्यकर्ता थे। उनकी निजी वेबसाइट के मुताबिक वो गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय मुख्यालय में एकमात्र ऑफिस बॉय थे।
आरएसएस को संघ परिवार का अभिभावक संगठन भी कहा जाता है। बीजेपी इसका अटूट अंग है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में उस बड़े मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय भी कहीं ना कहीं आरएसएस को ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर विराजमान लोग का कहीं ना कहीं आरएसएस से ही नाता रहता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई बड़ा धार्मिक सम्मेलन करती है तो उसमें आरएसएस के प्रमुख स्वयं सेवक संघ के प्रमुख कहे जाने वाले मोहन भागवत को भी आमंत्रित करती है। निजी साइट के मुताबिक ऑफिस बॉय का काम था कि वे दफ्तर को साफ सुथरा रखे और रोजाना वहां के लिए जरूरी सामान खरीद कर ले आए। वे खुद भी अपने अतीत के बारे में कई बातें बताते रहे हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मसलन बचपन के दिनों में वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, ऐसा उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था और कई देशवासी भी यही मानते हैं। कौन सी बात है जो उन्हें बाकी के राजनेताओं से अलग खड़ा करती है तथा वो धीरे धीरे कैसे नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक का सफ़र तय किया, भारत के आम लोगों की भीड़ से उठकर वे कैसे देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए तथा शानदार वक्ता और पॉलिटिकल शोमैन दिखलाने वाले नरेंद्र मोदी के अंदर यह गुण कहां से आए। उनके समर्थक मानते हैं कि वो एक ज़बरदस्त वक्ता है। ये उनके भाषण से भी आपको दिख जाता होगा। वह किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं के बयान को इतने आसानी से और शालीनता के साथ उसका जवाब देते हैं कि कब वह क्वेश्चन उस विपक्षी दल के नेता के ऊपर ही जाकर के गिर जाता है यह पता भी नहीं चलता है। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर कई बार उन्होंने पलटवार नरेंद्र मोदी ने काफ़ी शालीनता से जनता के बीच में जाकर के किया है। उनके समर्थक मानते हैं कि वो एक ज़बरदस्त वक्ता है, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि वो बड़े आयोजनों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि वो एक शोमैन है, जबकि उनके विरोधी दावा करते हैं कि वे अदृश्य टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोलते। आम लोगों से जुड़ने में उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने असरदार सियासी अभियान चलाने के लिए कई नए नुस्खे ईजाद किए हैं, जैसे चाय पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा, यहाँ तक कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी भाषण कला का लोहा मानते हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जब मोदी की तारीफ की थी तो उन्हें अपनी पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि शशि थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री बहुत असरदार भाषण देते हैं, वो नए नए नारे गढ़ते हैं, जुमले ईजाद करने और तस्वीरों में से समा बांधने में उनको कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि हम मोदी के रूप में एक ज़बरदस्त वक्ता को अपने हुनर का नुमाइश करते देख रहे हैं। यह बात सच है कि कई बार विपक्षी पार्टी के नेताओं भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे एक साधारण कार्यक्रम को भी भव्य आयोजन में तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ट्रेन सेवा की शुरुआत की थी तो वे ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों से बात करते हुए दिखाई दिए थे। कई बार वो चाय की दुकानों पर भी चले जाते हैं चाय पीने। कई बार छोटी छोटी बच्चियों से मिलने के लिए अपने काफिले तक को रोक देते हैं। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को यही अंदाज हमारे भारत के लोगों को काफ़ी पसंद आती है। स्कूल छात्राओं से भी बात करने में वो नहीं हिचकिचाते। वहीं एक बार फिर उन्होंने ये संदेश दिया कि वे आम लोगों में कितनी आसानी से घुले मिल जाते हैं और उनकी परेशानियां समझ लेते हैं। इसके अलावा साथियों, संतोष देसाई के मुताबिक वे किसी भी कार्यक्रम का राजनीतिक फायदा उठाने में माहिर हैं। आगे उन्होंने कहा था कि G20 के शिखर सम्मेलन को ही ले लीजिए। सदस्य देशों को बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करने और शिखर सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिलता है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी को किसी भी तरह से उपलब्धि नहीं कहा जा सकता है। साथियों, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के G20 से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को आप एक वीडियो में ही कवर कर सकते हैं। भारत से पहले इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और भारत के बाद ये मौका ब्राजील को मिलेगा, लेकिन उन्होंने शिखर सम्मेलन को एक मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया था। विपक्ष का कहना था कि सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री की निजी सफलता के तौर पर प्रचारित किया, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत को G20 की अध्यक्ष बनना ही था, फिर चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई और ही क्यों ना हो। एक बात आप याद रखें, भारत की किसी भी उपलब्धि को भारत की विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी की खुद की मेहनत का रंग नहीं मानते हैं। वो अलग ही लेवल की राजनीति करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की उपलब्धियों के लिए भारत के 131 करोड़ की आबादियों को ही श्रेय देते हैं। उन्होंने कभी भी किसी बड़े मुकाम को इसका श्रेय नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी ने किया। वो यहाँ तक कि UN के मंच पर भी जाकर के भारत के 131 करोड़ की देशवासियों जनता को ही इस सभी बड़े बड़े मुकामों का श्रेय देते नजर आए हैं। विपक्ष के नेताओं ने G20 जैसे गंभीर शिखर सम्मेलन से सियासी फायदा उठाने की कोशिश के लिए मोदी की भी आलोचना की थी। कई बार ऐसा देखा जा चुका है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पर भी भारतीय सेना के ऊपर आलोचना करना हमारे भारत के राजनीतिक पार्टियों का एक जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के G20 का अध्यक्ष बनने और शिखर सम्मेलन की मेजबानी को एक हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील कर दिया। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोजित पॉल कहते हैं कि आप दिल्ली मेट्रो के बारे में सुनते हैं कि ई श्रीधरन नाम के एक शख्स ने इसे बनाया था। अगर दिल्ली मेट्रो का निर्माण आज होता तो हम कभी नहीं जान पाते कि ये शख्स कौन था। हमें यही बताया जाता है कि मेट्रो मोदी ने बनवाई थी। कहा जाता है ना साथ दोस्त कि कभी अगर आप किसी भी मुकाम पर जाते हैं तो एक आलोचक आपको जो मिल ही जाते हैं और इन आलोचकों से आपको सीखना चाहिए। यही नरेंद्र मोदी हमेशा सम्मेलन में भी कहते नजर आते हैं।
ऐसा नहीं है कि मोदी केवल अपने भाषण और बॉडी लैंग्वेज से ही अपने लोगों से संवाद करते हैं, वो सार्वजनिक रूप से अपने जज्बात का भी इजहार करते हुए आपको दिख जाते हैं। अलग अलग तरह के लिबास और क्षेत्रों की खास पगड़ियाँ टोपियाँ पहनकर उनके जरिए भी सियासी संदेश देने में वो पीछे नहीं हटते। मोदी बहुत सहजता से जनसभाओं में भावुक हो जाते हैं, रोने से वे आम लोगों की नज़र में एक साधारण इंसान बन जाते हैं। आप सभी को अभी पता होगा, सऊदी अरबिया में एक भव्य ये हिंदू मंदिर का ये उद्घाटन किया गया था, जिसमें उन्हों को अरबी बोलते हुए भी देखा गया था। मगर इससे उनकी एक ताकतवर नेता होने की इमेज कमज़ोर नहीं होती है। अगर वो किसी भी देश में जाकर के वहाँ की विपक्ष आम लोगों की भाषा में बात करते हैं तथा अपनी बड़े बड़े सभाओं में उन्हें भावुक होते हुए भी देखा गया है। ऐसे में उनकी इस सभी के कारण इनकी जो छवि बनी हुई है उसको कोई प्रभावित नहीं होती तथा उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। उनकी ऐसी भावुकता मतदाताओं को प्रभावित करने में बहुत कारगर साबित भी होता है। कभी वो किसी हिंदू साधु की तरह केसरिया चोगा पहनते हैं तो कभी मौके के मुताबिक सैनिक पोशाक में भी नजर आते हैं। कई बार आपको लद्दाख के सीमा पर, कई बार हमारे भारत देश के बॉर्डर पर आप उन्हें सैनिक पोशाक में भी देख सकते हैं। उनके आलोचक भी ये मानते हैं कि वे एक साधारण कार्यकर्ता से वैश्विक राजनेता बनने का उनका सियासी सफर एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन यह सब कुछ यूं ही नहीं हो गया है। दर्शन देसाई गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो मोदी को उन दिनों से जानते हैं जब वो बीजेपी के एक साधारण नेता रहे थे। दर्शन देसाई कहते हैं कि वे ही अपने राजनीतिक करियर के इकलौते निर्माता हैं और उन्होंने ही बड़ी सतर्कता से अपने इस सफ़र की योजना बनाई है और खुद को एक राजनीतिक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है। दर्शन देसाई आगे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही दूर की सोचते हैं। आप सभी को पता होगा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हमारे देश के कई बड़े बड़े सपने आगे बढ़ने के लिए अपने मन में, अपने दिमाग में जो चल रहा था उसे वो गुजरात के मंच से ही बयान करते थे। नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी रहने वाले दर्शन देसाई कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आगे की सोचते हैं। मुझे पता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के इस सफ़र की योजना बहुत पहले ही तैयार कर ली होगी। वे 2001 से 2014 के बीच 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके मुख्यमंत्री का पद संभालने के 1 साल के भीतर ही 2002 में गुजरात में दंगे हो गए थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उनमें से अधिकतर मुसलमान भी थे। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इन हत्याओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आगे चलकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम आरोपों से बरी भी कर दिया था। आप सभी को याद होगा, 2014 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान पर आकर के प्रचार कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल की उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि एक हत्यारा आया है और इस हत्यारे के जाने के बाद मैं इस पूरे ब्रिगेड मैदान को गंगा जल से नहलाऊंगी। दर्शन देसाई आगे कहते हैं कि सीएम मोदी ने अपने विरोधी में खड़े किए जाने वाले इस मुद्दे से निपटने के लिए गुजरात की जनता में गौरव की भावना जगाई। आगे वो बताते हैं कि वो सीधे जनता के पास गए और कहा कि ये गुजरात के गौरव का सवाल है। उनके ऊपर किया जा रहा हमला असल में गुजरात के लोगों पर हमला है और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने वहीं से अपनी इमेज को सुधारने पर काम करना स्टार्ट कर दिया। 2003 के आसपास से उन्होंने अपनी छवि बदलने पर भी काम शुरू किया। इमेज मेकओवर की इस कोशिश में कई बातें भी शामिल आई। ये दुनिया भर के निवेशकों को रिझाकर गुजरात को विश्व मंच पर पेश करने की भी एक कोशिश थी। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जियोजीत पॉल कहते हैं कि दंगों से पहले उन्होंने अपनी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बना ली थी। पॉल कहते हैं कि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग ऐसे नेता के तौर पर की जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था। प्रोफेसर जियोजीत पॉल आगे कहते हैं कि यह बेहद असरदार सियासी नारा था और इससे उन्हें गैर मामूली राजनीतिक सफलता भी मिली। दर्शन देसाई आगे कहते हैं कि इसके बाद वक्त आया जब वे अपने ब्रांडिंग विकास पुरुष के तौर पर करने लगे। यही कारण था कि 2023 में वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत की गई, जो आज भी चल रही है। देसाई कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर गुजरात में निवेश आता है तो गुजरात के साथ साथ उनकी छवि भी निखरेगी। प्रोफेसर जियोजीत पॉल इस कोशिश को इस तरह से समझाते हैं। वह कहते हैं कि जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को गुजरात के प्रचार में लगाया गया तो दरअसल सीएम मोदी की छवि को बदलने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद उद्योगपति रतन टाटा गुजरात गए और उसके बाद नारायण मूर्ति भी गुजरात गए। यही कारण था कि उस समय नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने के लिए खुद की ब्रांडिंग नहीं की बल्कि अमिताभ बच्चन का सहारा लिया। और अभी आप देख सकते होंगे कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी एक बीच के सामने अगर चल दिए तो मालदीव घुटनों पर आ गया, क्योंकि उस समय उन्हें अमिताभ बच्चन की ज़रूरत थी अपनी छवि सुधारने में। और अब नरेंद्र मोदी ऐसे में नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी बन चुके हैं, जिसके कारण अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपने काम काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर लक्षद्वीप पर अमिताभ बच्चन अगर चले होते तो शायद उतनी मालदीव को नुकसान नहीं होता जितना कि नरेंद्र मोदी खुद 10 कदम चल करके मालदीव को, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिला डाला है।
मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब से ही उनकी इस बात के लिए अक्सर आलोचना की जाती थी कि वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए शायद ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम भी कभी नहीं देखे होंगे और आप भी कभी नहीं देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हो, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि में किया जाता है। पीएम बनने के बाद पिछले तकरीबन 10 सालों में एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकार जो होते हैं उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है। दर्शन देसाई पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब कुछ संवाददाता सम्मेलन होते थे, शायद 1 या 2 बार। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही मोदी मीडिया की हर तरह से उपयोग किया करते थे, यहाँ तक कि आज भी उन्होंने शानदार तरीके से मीडिया का मैनेज किया हुआ है। मैं ये बात किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रहा, असल में मीडिया ही फर्मा बरदार है, वह वही करता है जो मोदी चाहते हैं। उनके आलोचक कहते हैं कि उनके राज में भारत में मीडिया की आज़ादी पर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। पत्रकारों को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और यहाँ तक कि अपना काम करने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पिछले 10 सालों के दौरान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में साथियों, आप सभी को बता दूं, पश्चिम बंगाल के एक कोई छोटा सा जगह है, वहाँ पर औरतों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और वैसे में कल का ही न्यूज़ है कि रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार को बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ऐसा कहाँ देखा जा रहा है और कहाँ नहीं देखा जा रहा है, इससे आम जनता काफ़ी आसानी से वाकिफ़ है। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में कहा था कि 1 साल पहले की तुलना में मीडिया की आज़ादी के मामले में भारत 180 देशों की लिस्ट में 150वें से गिरकर 161वें पायदान पर आ गया है। हाल ही में मोदी सरकार ने फैक्ट चेकिंग के लिए एक इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया। इसका मकसद सोशल मीडिया की निगरानी करना बताया गया था। हालांकि बहुत से पत्रकारों को डर है कि इसके जरिए सरकार सेंसरशिप का दायरा बढ़ाएगी, लेकिन सरकार कहती है कि इस फैक्ट चेक यूनिट का मकसद फेक न्यूज़ को फैलने से रोकना है। कुछ पत्रकारों ने इस फैसले को कानूनी चुनौती भी दी है। भारत की मीडिया तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी उत्पीड़न का शिकार होती रही है। पहले के ज़माने में भी मीडिया को मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा था, खासतौर से इंदिरा गांधी के शासनकाल में। लेकिन कांग्रेस कभी भी इंदिरा गांधी के शासनकाल को याद नहीं करवाती है। कांग्रेस कभी भी इंदिरा गांधी के आपातकालीन स्थिति को याद नहीं करवाती है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव बार बार नरेंद्र मोदी के सरकार पर आरोप लगाने से पहले मुलायम सिंह ने जो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। किसान आंदोलन, इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये किसान अगर इस तरह से आंदोलन करवाए होते तो गोली चलाने का आदेश भी दे दिया जाता। 2011 या इसके आसपास वो खुद को अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए तैयार हो रहे थे। ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस वक्त पार्टी के ये कद्दावर नेता और उनके राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को देश में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता था। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी को स्किप करके नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर लाना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने भी पार्टी के भीतर आडवाणी की इस हैसियत का एहसास था कि इसलिए वे अपने आप को इतना बड़ा राजनीतिक ब्रांड बनाने में मशरूफ थे, ताकि उन्हें आडवाणी के विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। यही कारण है कि अब नरेंद्र मोदी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने एक ये राजनीतिक मतलब उनको अब खड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनके इस इमेज मेकओवर और राजनीतिक ब्रांडिंग के अभियान में कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें भी शामिल थी जिनमें उनको एक कद्दावर नेता के तौर पर पेश किया गया। एक पुराने फोटो सेशन की इस तस्वीरों को ही ले लीजिए। ये फोटोशूट 2011-12 में उस वक्त किया गया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन तस्वीरों में धुंध भरी सुबह दिखती है, शांत माहौल नजर आता है और इर्द गिर्द बतखें तैरती दिखाई देती हैं, जो शांति का आभास देती है। इन तस्वीरों में एप्पल का एक लैपटॉप और एक DSLR कैमरा भी आप देख सकते हैं। उनकी इन तस्वीरों में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा की किताब भी दिखती है। इन तस्वीरों में मोदी पेड़ के नीचे आराम से बैठकर इकोनॉमिक टाइम्स अखबार पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर ज्योजित पॉल ने 2016 में अपने एक कैंपस लेक्चर में इन तस्वीरों को अपने छात्रों को दिखाकर ये बताया था कि उन्होंने किस तरह खास तौर से तैयार संदेश लोगों को तक पहुंचाया। इन तस्वीरों के जरिए वे बता रहे थे कि वो आज के दौर के नेता हैं जो शांति को बढ़ावा देते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का दिमाग और वो काफ़ी दूर तक सोचने वाले नेताओं में से एक हैं। उस वक्त उनकी छवि बनाने में जुटे ब्रांड गुरुओं के सामने चुनौती ये थी कि वो किस तरह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के योग्य नेता के तौर पर पेश करें। जैसे कि क्रिएटिव डायरेक्टर के उस्ताद प्रहलाद कक्कड़ कहते हैं कि हमारे पेशों का राज यह है कि आप कैसे एक नेता को एक राजनेता में तब्दील कर देते हैं। अब अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आप नेता हैं, मगर राजनेता नहीं। अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है कि पूरे देश आपको नहीं जानता। प्रहलाद कक्कड़ उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके प्रचार अभियान के लिए काम किया था। वो कहते हैं कि उस वक्त उन लोगों ने गुजरात मॉडल के विचार को प्रचारित किया था। कक्कड़ आगे कहते हैं कि हमने सुनिश्चित किया था कि लोगों को ये पता चले कि उन्होंने किस तरह गुजरात को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और अब वो उसी मॉडल के आधार पर पूरे देश को महान बनाने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भारत में एक कुशल छवि बनाने में गुजरात का मॉडल काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था। और अमिताभ बच्चन, रतन टाटा इत्यादि बड़े बड़े जब उद्योगपति गुजरात जाने लगे तो उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरे विश्व में, और पहले पूरे भारत में अपना छवि बनाने के बाद पूरे विश्व में उन्होंने अपना छवि बनाया। उसके बाद से गुजरात मॉडल को खूब प्रचारित भी किया गया था। प्रोफेसर जोजीत पॉल आगे कहते हैं कि जब तक 2014 के चुनाव का प्रचार अभियान शुरू हुआ उस समय तक नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय ब्रांड बन चुके थे। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले की विशाल फौज है। दुनिया में ऐसे कम राजनेता हैं जिनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोजीत पॉल ने ब्रांड मोदी को आगे बढ़ाने और उनके विस्तार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका की बड़ी गहराई से पड़ताल की थी। प्रोफेसर पॉल ने उनके लगभग 6000 ट्वीट का विश्लेषण किया था जो उन्होंने 2009 से 2015 के बीच किए थे। प्रोफेसर पॉल कहते हैं कि उस वक्त सोशल मीडिया पर उनको इस तरह पेश किया जाता था जैसे देश में उनके जैसा कोई दूसरा नेता ही नहीं हो। वो आगे कहते हैं कि ब्रांड मोदी बनने की इस मुहिम में उन्हें एक ऐसा शख्स के तौर पर पेश किया गया जो सब कुछ कर सकते हैं। वह मन की बात कर सकते हैं, वो योग कर सकते हैं, वो राजनीतिक भाषण दे सकते हैं, वो इम्तिहान में बैठने वाले छात्रों के गुरु बन सकते हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिनकी मेहनत हर काम के पीछे है। तो अगर आज देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो ये सिर्फ उनकी वजह से मुमकिन है। प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफ्रोलो कहते हैं कि हम पक्के तौर पर तो ये नहीं कह सकते कि मोदी को सोशल मीडिया ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने में सोशल मीडिया का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत में, या फिर हंगरी में विक्टर ओरबान और ब्राजील में बोल्सोनारो के जीतने में लोकप्रिय होने के लिए आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ना अहम है, और इसके लिए सोशल मीडिया भी एक सटीक हथियार माना जाता है। प्रोफेसर जोजीत पॉल के मुताबिक सोशल मीडिया पर उनके सफ़र की शुरुआत आर्कुट से हुई थी। सोशल मीडिया का यह प्लेटफॉर्म अब बंद हो चुका है। ट्विटर पर आने के बाद उन्होंने लोगों से सीधे बात करना शुरू कर दिया। मोदी का ट्वीट पढ़ने वाले किसी भी इंसान को लगेगा कि वे उससे सीधे अपनी आवाज़ में बात कर रहे हैं। अपने रिसर्च में प्रोफेसर पॉल आगे कहते हैं कि वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 चरणों में उन्हें एक मजबूत ब्रांड बनाया है। वह कहते हैं कि पहले चरण में उनके नाम को आगे बढ़ाने और स्वीकार्यता की मुहर लगवाने के लिए उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल किया गया। दूसरे चरण की शुरुआत उस वक्त हुई जब उन्होंने अपनी सरकार के लिए प्रचार करना शुरू किया। तब स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ जैसे अभियान को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया। उस समय यह दिखाने की कोशिश की गई कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने या अपने पार्टी के फायदे के लिए नहीं बल्कि देश की बेहतरीन के लिए करते हैं। वो ये इशारा कर रहे थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं पूरे देश के लिए कर रहे हैं। प्रोफेसर पॉल कहते हैं कि ब्रांड को प्रमोट करने का तीसरा दौर उस वक्त शुरू हुआ जब 2019 के आम चुनाव करीब आ रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखानी शुरू की। अब वो पुराने मोदी नहीं रह गए थे, वो अब ऐसे नेता बन गए थे जो ये कह रहे थे कि ये देश मेरे बगैर नहीं चल सकता, मेरे बिना ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को ब्रांड मोदी के तौर पर आज के दिन में देख रहे हैं। प्रोफेसर पॉल आगे मानते हैं कि ब्रांड मोदी का अभियान लगातार जारी रहेगा, ये अंतहीन सिलसिला है। वो आगे कहते हैं कि पिछले 4-5 साल में विश्व गुरु ब्रांड को प्रचारित करने की शुरुआत की गई है। उन्हें दुनिया भर के नेताओं के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। वो अब ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह मैं आपका गुरु हूँ उसी तरह मैं पूरी दुनिया का गुरु जो है वो बन सकता हूँ। 2024 के चुनाव में हम इस ब्रांड को प्रमोशन के लिए एक नए दौर में देखेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप राजनीतिक परिदृश्य से उनको हटा दें तो बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी की नीति उनकी नीति है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मुख्यमंत्री कार्यालय नीतियां बनाता था और सरकार चलाता था। आज वो प्रधानमंत्री हैं तो आज पीएमओ नीतियां बनाता है और पूरी सरकार चलाता है। आज उनको पार्टी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी पार्टी को उनकी ज़रूरत है। संतोष देसाई आगे कहते हैं कि मोदी अपनी कैबिनेट और पार्टी दोनों में बाकी सभी मंत्रियों और नेताओं से ऊपर माने जाते हैं। संतोष देसाई यही नहीं रुकते और वो आगे कहते हैं कि जब वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं तो भी वो अलग बैठते हैं। वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि वो नेता हैं और बाकी सब उनके अनुयायी। वो संदेश देते हैं कि मैं नेता हूं, मैं तुम सबसे अलग हूं, मैं तुम सबसे ज़्यादा समझता हूं। लेकिन प्रोफेसर जेफ्रोलो मानते हैं कि मोदी का ये विराट व्यक्तित्व लंबी अवधि में पार्टी के हक में नहीं है। प्रोफेसर जेफ्रोलो भी कहते हैं कि मुझे तो साफ तौर पर दिखता है कि मोदी भले ही बेहद लोकप्रिय बने हुए हैं मगर पार्टी की लोकप्रियता वैसी नहीं है और बीजेपी उन जैसा कोई दूसरा ब्रांड बनाने की स्थिति में भी नहीं है। आज मोदी ही बीजेपी है। हम पहले भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देख चुके हैं। 60 और 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को भी इसी तरह बदल डाला था और बाद में कांग्रेस को इसका बहुत नुकसान उठाना भी पड़ा था। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। एक दिन ये सवाल भी उठ सकता है कि मोदी के बाद कौन, और तब वो बदलाव बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे में साथियों, बीजेपी के बार बार जीतने के पीछे कौन सी ताकत है? यह हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा है और एक बड़ा हिंदू वोट बैंक है जो मोदी को हिंदुत्व के नाम पर वोट देता है। उनकी दूसरी ताकत है नव राष्ट्रवाद या फिर उग्र राष्ट्रवाद। तीसरी ताकत है सरकारी योजनाओं के फायदे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना, फिर चाहे वो शौचालय हो, किसानों की मदद हो या फिर आवास योजनाएं। और उनकी चौथी ताकत चुनाव लड़ने की क्षमता और धन बल है। अगर आप मोदी और बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको इनमें से 2 या 3 पैमानों पर उनसे बेहतर होना ही होगा। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों तक
पहुंच बनाई है। ये लोग पहले सरकार की नज़रों से ओझल थे। ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है जिनके जीवन का पहला बैंक खाता खुला। ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जिन्हें अपना मकान मिला और किसान सम्मान निधि योजना के तहत लोगों तक सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त अनाज चल रहा है। इन कल्याणकारी योजनाओं को मोदी की गारंटी कहकर पहले से ही मजबूत ब्रांड को और ताकत दी जा रही है। कोरोना काल से स्टार्ट होने वाले मुफ्त अनाज यह आज भी चल रहा है। एक बार हरियाणा के एक मंत्री ने दावा किया था कि मोदी तो महात्मा गांधी से भी बड़े ब्रांड है। पीएम मोदी चाहते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माता के तौर पर उन्हें याद किया जाए। अगर नेहरू आज़ाद भारत के निर्माता थे तो मोदी चाहेंगे कि उन्हें आधुनिक, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और समृद्धि से भरे भारत के निर्माता के तौर पर याद किया जाए। प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफ्रोलो आगे कहते हैं कि जिस तरह मुंबई को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस तरह दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, तो इस बात के संकेत तो पहले ही दिख रहे हैं कि आने वाले नस्लों के लिए ये एक संदेश छोड़ जाएंगे। इतिहास में पहले के लोगों ने जो कुछ किया, ये उसी का नया संस्करण है जिस पर वे अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। दी क्रूकेड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया के लेखक पराकला प्रभाकर जोर देकर कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत की राजनीति हिंदुत्व की तरफ झुक गई है। वो कहते हैं कि आज तो पूरी चर्चा ही धर्मनिरपेक्षता से बदलकर हिंदुत्व वाली हो गई है। हाल ही में करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में पराकला प्रभाकर ने कहा है कि 10-15 साल पहले हमारे देश में राजनीतिक संवाद धर्मनिरपेक्षता के इर्द गिर्द हुआ करता था। बीजेपी तब कहा करती थी कि वो सेक्युलर है, सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष है। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता नकली है, बाकी सारी पार्टियां भी छद्म धर्मनिरपेक्ष है। मैं कहना ये चाहता हूं कि बीजेपी ने धर्मनिरपेक्षता को हाशिए पर नहीं धकेला। मोदी के राज में धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह किनारे लगा दिया गया है। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि यह हैरानी की बात है कि हिंदू बहुसंख्यकवाद की विचारधारा जितनी ज़्यादा आज स्वीकार्य है, इतनी तो वे आज़ादी के तुरंत बाद के वर्षों में भी नहीं था। मौजूदा सरकार अपनी सियासी वैधता को अपने कामकाज से हासिल नहीं करती, वो अपने उपलब्धियों से सत्ता पर दोबारा काबिज नहीं होती। असल में उसे ये ताकत हिंदू पहचान पर जोर देने और गैर हिंदू समुदायों को निशाना बनाने से मिलती है। प्रहलाद कक्कड़ लोकतंत्र के समर्थक है और वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो आज के भारत से कहीं अधिक संतुलित हो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि लोगों को मोदी पर बहुत अधिक भरोसा है। कक्कड़ कहते हैं कि मध्यम वर्ग जो आमतौर पर मोदी भक्त नहीं है, वो मोदी पर गहराई से विश्वास करते हैं, क्योंकि इस तबके को लगता है कि उन्होंने इस देश को मजबूती से एकजुट किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की विरासतों में से एक ताकतवर नेता की छवि आने वाले समय में भी बनी रहेगी। बड़ा सवाल तो यह है कि उनकी ये विरासत भारत को किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करेगी। सवाल यह भी है कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाला भारत जैसा व्यापक जातीय, धार्मिक, भाषाई और सामाजिक विविधता से भरा देश उस वक्त किस मुकाम पर खड़ा होगा। कुछ लोग हैं जिन्हें डर है कि तब तक भारत की अनेकता और विविधता हमेशा के लिए तबाह हो चुकी होगी। वहीं कुछ दूसरे लोगों को लगता है कि असल में तो ये देश की उस मूल पहचान का उभार है जिसका लंबे समय से इंतजार था। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक बनने का सफ़र देखा। नरेंद्र मोदी के समय में कई ऐसे स्थितियां पैदा हुई जब भारत ही नहीं पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में कोरोना काल आप नहीं भूले होंगे जिसमें देश के कई मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, पूरे विश्व के बड़े बड़े मंत्रियों ने आत्महत्या की थी। और उस समय में नरेंद्र मोदी ने इतनी कठिनता के साथ, इतनी कठोरता के साथ फैसले लिए और हमारे देश को उस अर्थव्यवस्था, वैसे समय में भी अर्थव्यवस्था पर कोई आंच नहीं आने दी। और उसी कोरोना काल में भारत ने कई देशों का मदद भी किया था। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी का छवि डे बाई डे बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में देखने योग्य बात होगी कि लोकसभा 2024 में नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है 370 पार, इस पर वो कितना खरे उतरते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक का सफर तय किया। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ इत्यादि ट्रेंडिंग न्यूज़ भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।